let's start with questions from previous NEET exam or equivalent exams. Two spheres of mass, small m and capital M, are situated in air. Remember this, situated in air, and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. Specific gravity मतलब density of the body upon density of water. मतलब बेसिकली रेशियो होता है, अगर आपको पता होगा तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूँ. इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ वाटर 3. मतलब डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इज 3 टाइम्स ऑफ वाटर. वाटर कितना होता है 1000, तो लिक्विड कितना हो गया 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. अब then आगे the gravitational force will now be, if you remember, हमने जब फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर देखा था तो उसमें एक स्टेटमेंट था. पहला तो हमने ग्रेविटेशन से स्टार्ट किया था. फंडामेंटल फोर्सेस आर 4: ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज में हमने लिखा था that it does not depend on intervening medium. दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है या नहीं है, फोर्स नेवर चेंजेस. तो फोर्स अगर एयर में F है तो कोई मीडियम बीच में रख दोगे तो भी F होगा. तो देयर इज नो चेंज इन द फोर्स. क्वेश्चन नंबर 2, 2017 नीट लेवल क्वेश्चन है ये. 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस. मतलब there is nothing but these 2 astronauts, right? After having lost contact with their spaceship, the 2 will keep floating at same distance between them, move towards each other, move away from each other, will become stationary. Gravitational force is always attractive, and Newton's law of gravitation tells you that every matter attracts every other matter. चाहे ये दोनों एस्ट्रोनॉट एक दूसरे को पसंद नहीं भी करते होंगे, they don't have a choice because gravitational force is always attractive. Next question. A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in first 5, next 5 and next 5 seconds. The relation between h1, h2 and h3 is. तो रिसेंटली हम लोग 1D मोशन सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 1D मोशन में भी अब ले सकते हो या यहाँ पे भी, बिकॉज व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशन में भी आ सकता है. और इट्स सो सिंपल, आपको पता होना चाहिए कि S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और पता होना चाहिए कि ये जो स्टोन है इट इज ड्रॉप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मतलब S इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर. तो जब मैं h1 की बात करता हूं, h1 is the distance covered in first 5 seconds. So case 1 is first 5 seconds, right? So in this case you will have h1 equal to half a की जगह पे g, t की जगह पे 5 square, right? Then case 2 you don't have to solve this really, इसको solve करने की जरूरत नहीं है. Case 2 is नेक्स्ट 5 सेकेंड, लेकिन मैं बोलूंगा फर्स्ट 10 सेकेंड्स. क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 लेने के लिए अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे 6 से 10 तक ही देखना है, 1 to 5 then 6 to 10, then you need to know what is the speed at 6th second. तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 सेकेंड पे स्पीड, वो इनिशियल स्पीड हो जाएगा सेकेंड केस का, राइट. फिर आप S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज करोगे, कर सकते हो, इज ओके, लेकिन लेंदी होगा. एडवांटेज, अगर आप डायरेक्टली बोलते हो पहले 5 सेकेंड, अगले 5 नहीं, पहले 10 और अगले 5 मतलब क्या है 5. इन्होंने स्प्लिट कैसे किया है टाइमिंग को, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15. ये केस 1 था, ये केस 2 था, लेकिन केस 2 में सीधा ऐसा देखता हूं और केस 3 में देखता हूं यहां से यहां तक. एडवांटेज, हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग u इक्वल टू 0 से, तो ऐसे क्वेश्चंस को, और फॉर्मूला भी बना के रखा है आपने, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मोशन. मोशन जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से सॉल्व करना उसको.
तो क्या होगा इस केस में, पहले 5 सेकंड में H1, अगले 5 सेकंड में H2, तो टोटल 10 सेकंड में H1 प्लस H2 हाफ जी टी मतलब 10 का स्क्वायर, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? तो H2 क्या आएगा, हाफ जी 10 स्क्वायर माइनस H1, बट H1 क्या है, तो है हाफ जी 10 स्क्वायर माइनस हाफ जी 5 स्क्वायर। गुड 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 गुड। देन g by 2 कॉमन, g by 2 को कॉमन कर लो and then you can solve this. So you can take out g by 2 common. 10 square is 100, 100 minus 25 is 75, 75 is 25 3 का, और ये 25/2 g था, है ना, 5 स्क्वायर। तो H2 is equal to, this is 25 3 था, रिमेंबर 25 3 था, तो ऐसा करेंगे 3 into 25 g by 2, मतलब this is 3 into H1। तो H1 और H2 का रिलेशन तो मिल गया। व्हाट इज H1 H2 by 3? ऑप्शन नंबर सी, डन। H1 is H2 by 3। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा ही सॉल्व करना है तो पूरा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वी विल सॉल्व कंप्लीट। ओके, तो नाउ आपको क्या रिलेशन चाहिए, H3 का भी चाहिए। H3 मतलब केस 3, केस 3 is not 11 to 15, it is first 15 seconds। तो इस केस में डिस्टेंस विल बी H1 प्लस H2 प्लस H3, करेक्ट, क्योंकि पहले 5 सेकंड में H1 फिर H2 फिर H3 इक्वल टू 1/2 G T कितना 15 का स्क्वायर। अब लुक, डोंट बी हरी ऑलवेज। हाँ H1 पता है, H2 पता है, ठीक है पता है, लेकिन आपको H1 प्लस H2 भी पता है, नहीं तो H1 अलग से सब्स्टिट्यूट करोगे, H2 अलग से करोगे। और एडिशनली आपको यह भी पता है कि H2 is 3 times of H1, तो H2 is 3 times of H1, तो ये ज्यादा इजी। यस, तो हाफ G 15 का स्क्वायर 225, ये आ गया 4 times of H1। अब यू सी, हमेशा याद रखो सॉल्व करते वक्त ऑलवेज मेक योर कैलकुलेशन सिंपल। अब आपको ऑलरेडी पता नहीं, 25 है, यहाँ पे भी 25 का फैक्टर है, स्प्लिट, इट इज 9 जा, so it is 925 G by 2 advantage। This is 9H1, this was 4H1, तो H3 is 9H1 minus 4H1 मतलब कितना 5H1, तो H1 is H3 by 5, H3 by 5। Next question, a spherical planet has a mass mp and diameter dp. A particle of mass m falling freely near the surface of the planet will experience acceleration due to gravity equal to, simple है, you know what is acceleration due to gravity, gm by r square। very good, सिर्फ यहाँ पे rp और mp। gmp, you know what is radius, diameter by 2, तो diameter by 2 का स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर जाएगा, तो 4 GMP अपॉन DP स्क्वायर, डन। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the height at which the weight of body becomes 1/16 the weight on the surface of earth। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, some questions will be repeated। the height at which, as you remember, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, और वेट मतलब m into g होता है। तो अगर आप
ऊपर जा रहे हो तो जी की वैल्यू कम हो रही है, जी की वैल्यू कम हो रही है तो एम इंटू जी भी कम हो रहा है। तो आपको पूछा है कि कितने हाइट पे 1/16 होगा, और ऑलवेज रिमेंबर हाइट हो डेप्थ, तो ये क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व करना। ऑलवेज रिमेंबर वेट एट हाइट h इज mgh, दिस इज व्हाट यू नो, राइट? या फिर इफ यू वांट टू गो वन स्टेप अहेड, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, gh पता है आपको, mg सरफेस 1 माइनस 2h बाय r। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर लेना है या 1 माइनस 2h बाय r लेना है। तो लुक 1/16, मतलब अगर आपका वेट अर्थ की सरफेस पे 160 किलोग्राम है तो उस हाइट पे होगा 160 बाय 60, मतलब ओनली 10। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 160 होगा नहीं किसी का, बता रहा हूँ जस्ट, मैं तो बोला कि एनीवेज। तो इट इज जस्ट दैट टू अंडरस्टैंड कि इतना 160 डायरेक्टली 10, मतलब हाइट ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट ज्यादा होगा तब जी की वैल्यू बहुत कम होगी, तब जाके 1/16 होगा, राइट? तो दैट इज व्हाई 1 माइनस 2h बाय r। ये यू नो व्हाट इज दिस? वेट ऑन द सरफेस। दिस इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग, ऐसा सॉल्व करना चाहिए इसको। इसको शिफ्ट कर लो, तो वेट एट हाइट h अपॉन वेट ऑन द सरफेस इज 1 माइनस 2h बाय r। और ये तो 1/16 बोला है ना, 1/16, तो 1/16, 1/16 इक्वल टू 1/16 इक्वल टू वेट एट हाइट इज 1/16 ऑफ सरफेस, तो 1/16 इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय r। शिफ्ट एंड शिफ्ट, तो 2h by r is 1 minus 1/16, 15 by 16, so 2h by r is 15 by 16, right? तो अब this is nothing but h equal to 15r by 32। अब ऐसा तो नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाइट एट विच the weight of the body becomes 1/16 of its weight on the surface of earth. So what is the problem? What is the issue here? कहाँ गड़बड़ हो गई? हाँ, कहाँ गड़बड़ हो गई? Something is wrong, isn't it? What is wrong? अब ठीक है, हमारे सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but wait, you see, sometimes what may also happen is 2012 का क्वेश्चन है, प्री नीट, गुड। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसा सॉल्व करके देखो, वेट एट हाइट h इज इक्वल टू mgh को सब्सटीट्यूट करके देखो, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, ये आ गया आपका वेट एट द सरफेस, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, ये आ गया वेट एट हाइट अपॉन वेट एट सरफेस, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, राइट? तो वेट 1/16, 1/16, करेक्ट, इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1/4 इक्वल टू r अपॉन r प्लस h, तो r प्लस h इक्वल टू 4r, तो h इक्वल टू 3r, करेक्ट, राइट, गुड। तो ऑप्शन इज सी, वेल आइडियली स्पीकिंग इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हाइट इज 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना, करेक्ट? तो बहुत ज्यादा है, राइट? तो व्हाई डिड यू टेल मी हियर 1 minus 2h by r? ये कब था? व्हेन द हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जब हाइट बहुत स्मॉल होगा तो वेट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, इट कैन नॉट बी 1/16। जिनको अभी भी नहीं समझा, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, I will keep on making some things in between because you need to remember कि दो फॉर्मूलाज थे, कब कहाँ क्या यूज करना है। GH equal to G 1 minus 2h by R you use when H is very very less than R, और हाइट अगर बहुत छोटा होगा तो मैंने पहले भी बताया है
कि ज्यादा से ज्यादा 2% 5% का डिफरेंस होता है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, ऐसा क्वेश्चन था, डिक्रीजेस बाय 1% एंड डिक्रीजेस टू 1%। अगर डिक्रीजेस बाय 1% हो मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 99% है, इसकी वैल्यू की कंपेरिजन में सरफेस वैल्यू की। डिक्रीजेस टू 1% मतलब इट इज ओनली 1% ऑफ सरफेस वैल्यू, करेक्ट। तो जब हाइट बहुत छोटा है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो फिर जी की वैल्यू में चेंज बहुत कम होगा। तो अंडर नो कंडीशन वेट विल बी 1/16 ऑफ सरफेस वैल्यू, करेक्ट। जब बोल दिया कि वेट इज 1/16, 1/16, अगर 160 अर्थ की सरफेस पे तो हाइट पे कितना है 10, तो हाइट बहुत ज्यादा ही होगी। और हाइट बहुत ज्यादा के लिए कौन सा फॉर्मूला था? हाँ, तो फिर ये यूज नहीं करना है। गुड, तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। Next question. If the density of a small planet is same as that of Earth, good. So density is same, मतलब density is constant. While the radius of the planet is 0.2 times of Earth, radius of planet is 0.2 times of Earth. मतलब RP by RE is 2/10. है ना, यहीं पे समझ लेना। And I want you to be this quick. 0.2 बोला ना, तो directly 2/10, 1/5. Good. Then the gravitational acceleration on the surface of the planet is, मैं वापस बता रहा हूं गलती करके जो नहीं करनी है। जो गलती नहीं करनी है, नॉर्मली आप क्या करते हो, G इक्वल टू GM/R²। तो आप बोलते हो कि G इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी, ये वर्ड मेंशन किया कि डेंसिटी सेम, तो आपको पहले डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला को लाना पड़ेगा, फिर देखना कि जी और आर का रिलेशन क्या। तो G इक्वल टू G/R², इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। G इक्वल टू G/R², वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 πr³ रो, कैंसल एंड कैंसल। अब G कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, π कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट। यहां से G is proportional to R. तो G on planet upon G on Earth is R planet upon, अभी समझा क्यों लिया मैंने ये? Yes. तो this is nothing but 1/5, 1/5। आपको क्या पूछा है? Acceleration on the surface is 1/5। तो GP is GE, G/5 है ना? What is 1/5? 0.2, तो 0.2 G, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी, वापस डेंसिटी ये वर्ड है, ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। अरे वेरी गुड, अच्छा प्लैनेट दिखता है, गुड। सॉलिड सरफेस होगा, यू कैन लिव, अगर हैबिटेबल जोन में हो तो। The acceleration due to gravity at the surface of the planet is equal to that of the Earth. मतलब G is constant. In short, G is constant. If the radius of Earth is R and radius of planet would be, acceleration due to gravity is same, हाँ? अब तो पूछा what is radius of planet in terms of radius of Earth. तो you know, अब start कहाँ से करना है? सीधा सीधा ये equation है, this one. Small g equal to 4/3 G pi R rho, करेक्ट। नाउ सिर्फ इस रो को शिफ्ट कर देता हूं मैं, G by रो इक्वल टू 4/3 G pi R। रो नहीं कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है। G कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, कैपिटल G कांस्टेंट, pi कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट। तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G नहीं रो, तो R एंड रो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R अर्थ, आपको क्या फाइंड करना है? प्लैनेट। तो R प्लैनेट अपॉन R अर्थ, R planet upon R Earth is rho Earth upon rho planet, but rho Earth upon rho planet is 1/2, 1/2 है ना?
yes, so it is 1/2. मतलब our planet is our Earth by 2. Option number D. Next question. Next question. If mass of sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? Raindrops will fall faster. Walking on the ground would become more difficult. Wait. Time period of simple pendulum on the earth would decrease. G on the earth will not change. Okay. If the mass of sun 10 टाइम्स स्मॉल हो जाएगा और कैपिटल जी की वैल्यू 10 टाइम्स अगर लार्ज हो जाएगी, तो इन दैट केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ वुड डिक्रीज. Walking on the ground would become more difficult and raindrops will fall faster. How they are confusing you? Normally क्या दिमाग में क्या चलता है हमारे कि G is gm by r square, but I told you many times it is mass of earth, radius of earth का square, nothing to do with mass of sun or radius of sun. Correct? Good. तो इसका मतलब G इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G इन दिस केस. नॉर्मली तो कैपिटल G कांस्टेंट होता है, लेकिन बोला है क्या? बोला है कैपिटल G की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो. तो G डैश बाय G इज 10G बाय G. कैंसिल एंड कैंसिल. तो G डैश विल बी 10G. मतलब 9.8 की जगह पे 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो G की वैल्यू चेंज होगी ना. हाँ, तो विच इज नॉट करेक्ट? D is not correct. अब आप बोलोगे फिर बाकी का क्या? Raindrops will fall faster. Of course, any object falling under gravity. अभी सॉल्व किया था हमने. S equal to ut plus 1/2 at square. A was G. तो G चेंज हो गया, G बढ़ गया, तो raindrops will fall faster. Right? Walking on the ground will become more. Of course, it will become difficult. Right? Because G values increase. Yes. Time period of simple pendulum on earth would decrease. Yes. क्यों? क्योंकि time period is inversely proportional to under root of G. Time period of simple pendulum. तो अगर G बढ़ेगा तो time period कम होगा. Yes. तो only option which is not correct is D. Next question. Acceleration due to gravity at height 1 kilometer. 1 kilometer, h is very small. Remember, above the earth is same as that at a depth d below the surface. Then what is depth? So acceleration due to gravity at height of 1 kilometer is equal to value at d. 1 minus 2h by r. Height is very small, नहीं तो r upon r plus h को लिख दोगे. Now 1 minus d by r. 1 गया, क्योंकि 1 1 लेकिन दोनों साइड पे सेम साइन है, तो शिफ्ट करोगे तो 0 हो जाएगा ना. 1 minus 1, तो क्या बचेगा? minus 2h by r और इक्वल टू minus d by r. minus d plus r भी कैंसल. तो व्हाट इज d? 2h. बट व्हाट इज h? 1. तो 2 into 1 कितना? 2 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर डी. Next question. 2011. Okay. A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell. So you have a spherical shell. पहले spherical shell draw कर लेते हैं. तो you have a spherical shell. इसके center पे you have a particle. You have a particle. और इस particle का mass कितना है? m. आगे बोला है ये जो शेल है इज ऑल्सो ऑफ द सेम मास. मतलब शेल का भी मास कितना है? m. एंड रेडियस a. रेडियस ऑफ द शेल इज a.
right? The magnitude of gravitational potential, at a point which is situated at a/2 from the center, मतलब इस P पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस है a/2 फ्रॉम द सेंटर, इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना? तो सबसे पहले यू नीड टू नो फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोला, मैंने पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला, मैंने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ना ही मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोला है. तो यू शुड नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला इज माइनस gm बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस को मैं r से डिनोट कर रहा हूं फिलहाल, मतलब r. आपके पास एक शेल है और एक पॉइंट मास है, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास एंड पोटेंशियल ड्यू टू शेल, राइट? दो मासेस है ना, एक शेल और एक पॉइंट में. जहां जहां मास होगा उसका उसका पोटेंशियल होगा. If there is mass, there is potential due to that mass. If there is charge, there is electric potential due to charge, right? Wherever there is mass, there is gravitational potential due to mass. If there is charge, there is electric potential due to charge. यहाँ तक correct. Now, how do you find out? V1 तो find करना बहुत easy है. V1 कैसे find करोगे? Formula minus g m, क्योंकि mass भी था m, upon distance of that point from point mass, कितना? a/2 minus gm, ठीक है, by a या a/2, by a, why not a/2? नहीं, पॉइंट मास को तो लिख दिया ना आपने a/2. अभी शेल का देख रहे हो, शेल का पोटेंशियल एनीवेयर इनसाइड द शेल इज ऑलवेज एनीवेयर इनसाइड. ओके, तो ये माइनस, ये 2 ऊपर जाएगा, 2gm/a और माइनस gm/a, तो माइनस 3gm/a. ऑप्शन नंबर डी. दे दिया है ना, ऑप्शन नंबर डी. यस, करेक्ट. Next question. Infinite number of masses, each 1 kg. हमने 3 kg का सॉल्व किया है. Are placed along x-axis at plus minus 1 meter, plus minus 2 meter, plus minus 4 meter, plus minus 8 meter, 16 meter. The magnitude of resultant gravitational potential in terms of gravitational constant g at the origin x equal to 0 is. तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसको. सिर्फ मैं यहाँ पे याद रखना, हमने सॉल्व किया था ओनली फॉर पॉजिटिव. यहाँ पे ये नेगेटिव पे भी रख रहे हैं. तो दिस इज ओरिजिन, दिस इज 1, दिस इज 1, फिर 2, फिर यहाँ पे -2, देन यू हैव -4, क्योंकि 1 2 4 8, -4, राइट, +4. तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा -4 को शिफ्ट करना है, जस्ट फॉर स्केल, दैट्स इट. अब देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मासेस, ईच इज ऑफ 1 kg. 0 छोड़ के, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, +8 पे है, फिर यहाँ पे -8 पे, so on so forth. Magnitude of resultant gravitational potential is minus gm/r, right? अब रिजल्टेंट फाइंड करना है आपको. रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट ओरिजिन इज पोटेंशियल ड्यू टू +-1. +-1 पे था ना, राइट? मैं इसको बोलता हूँ, चलो ठीक है, ऐसे लिखते हैं, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू +-2 and so on so forth, +-4, +-8, +-16, +-32, so on so forth. Potential is minus g capital M.
बाय आर। पहला डिस्टेंस कितना है 1, ये भी 1 और ये भी 1, लेकिन ये टोटल कितने हैं 2 है, 2 है ना, एक टू द लेफ्ट एक टू द राइट, प्लस की जगह पे ऑफकोर्स माइनस ही आएगा, माइनस GM बाय डिस्टेंस कितना है 0 से 2, लेकिन कितने हैं 2 है, गुड, माइनस 2GM बाय 4, राइट, माइनस 2GM बाय 8। तो सबसे पहले माइनस 2GM को निकाल लो बाहर, और ये आएगा आपके पास 1 प्लस माइनस बाहर निकल गया, 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है, अप टू इन्फिनाइट है, ठीक है, दैट इज ओके, राइट। तो इन दिस केस दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हमने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। दिस इज जीपी विद कॉमन रेशो हाफ कॉमन रेशो हाफ। कैसे हाफ यू शुड नो जीपी क्या होता है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है मैंने बताया था आपको, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/5, 1/2, ऐसा जब हो इट इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय ए, फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो हाफ, थर्ड को सेकंड से करो हाफ, इसको इससे करो हाफ, तो कॉमन रेशियो है हाफ। तो ए है 1, आर है हाफ, और इसका सम अप टू इंफिनिटी, इसका जो सम अप टू इंफिनिटी है ना, मैंने आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी बताया था, a 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। मैंने आपको यह भी बताया था कि इंफिनिटी के लिए आता है a अपॉन 1 माइनस, a इज 1 माइनस हाफ, 1 अपॉन, यस दिस इज व्हाट 2, करेक्ट। तो ये 2 आ गया, तो v इक्वल टू माइनस 2g, लेकिन मास तो 1 kg था, 1 था कि नहीं, यस, और ये कितना आया 2, तो व्हाट इज दिस माइनस 4g, और माइनस क्यों छोड़ दिया, मैग्नीट्यूड। So that's it for today.